नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केस स्टडी विद अजेय पर, जहां हम चर्चा करते हैं ऐसे हैरान करने वाले और विवादास्पद अपराधों पर। आज का केस एक सच्ची कहानी है जो आपको चौंका देगा। यह मामला एक निर्दोष महिला की हत्या का है जो अंत में एक जटिल और दिलचस्प सच्चाई से सामने आया। इस वीडियो में हम कैरोल स्टुअर्ट के केस के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिस केस ने एक समय में पूरे बोस्टन को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं द केस ऑफ कैरोल स्टुअर्ट। सन 1989 में चार्ल्स स्टुअर्ट बोस्टन मैसाचुसेट्स की ट्रेंडी न्यूबरी स्ट्रीट पर स्थित एक अपस्केल पर कपड़ों की दुकान एडवर्ड एफ काकास एंड सन्स में जनरल मैनेजर थे। उनकी पत्नी कैरल एक टैक्स अटॉर्नी थी और अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती थी। 23 अक्टूबर को यह दंपति ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में चाइल्ड बर्थ क्लास में शामिल हुए और घर जाते समय रॉक्सबरी से होकर गुजरे। यह घटना 1989 की है जब कैरोल स्टुअर्ट बोस्टन की रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला थी। अपने पति चार्ल्स स्टुअर्ट के साथ एक ऐसी घटना का शिकार बनी जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि एक पूरा शहर इस मामले में उलझ कर रह गया। 23 अक्टूबर 1989 एक आम दिन की शुरुआत थी। चार्ल्स और कैरोल स्टुअर्ट एक कार में सवार होकर अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो हुआ उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब ये दोनों अपनी कार में थे तो अचानक एक अजनबी शख्स ने उनकी कार को रोकने की कोशिश की। चार्ल्स ने बाद में पुलिस को बताया कि यह एक लूटपाट की घटना थी जिसमें एक काले व्यक्ति ने उन्हें लूटने का प्रयास किया और फिर गोली चला दी। गोली लगने से कैरोल की मौके पर ही लहूलुहान हो गई जबकि चार्ल्स घायल हो गए। कैरोल की मृत्यु 24 अक्टूबर को सुबह 2:50 बजे ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में हो गई। मरने से पहले डॉक्टरों ने सिजेरियन सेक्शन से उनके बच्चे को जन्म दिया। इंटेंसिव केयर यूनिट में बपतिस्मा लेने के बाद बच्चे का नाम क्रिस्टोफर विलियम रखा गया। इसके बाद सभी को पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी, पर यह बात घटना तक चार्ल्स के अलावा किसी को नहीं पता थी। यह घटना तब और भी गंभीर हो गई जब चार्ल्स ने पुलिस को बताया कि वह हमलावर का पीछा करते हुए घायल हुए थे, लेकिन हमलावर उन्हें पकड़ नहीं सका। जैसे ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, कई संदेहास्पद बातें सामने आईं। सबसे पहली बात यह थी कि चार्ल्स के बयान में कुछ विरोधाभास थे। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि गोली चलाने वाला शख्स एक अफ्रीकी अमेरिकी मतलब ब्लैक रंग का था, जिसे फॉरेन साइड में काले व्यक्तियों को वैसे भी काफी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इस रंग भेदभाव विदेश में अफ्रीकी अमेरिकन पर ज्यादा होता है और ऐसा ही अक्सर देखने को मिला भी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि किसी काले व्यक्ति ने दो व्हाइट कपल पर गोली चलाई तो ये केस बोस्टन में आग की तरह फैल गया। अब ये लड़ाई सिर्फ ईसॉफ की नहीं थी, ये लड़ाई वहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल रंग भेद की काले गोरे की लड़ाई बन गई थी। इसी बीच पुलिस ने दो अफ्रीकन अमेरिकन नागरिक एलन स्वानसन और विली बेनेट को भी हिरासत में ले लिया। चार्ल्स के कहने के अनुसार अब क्योंकि मामला आग पकड़ चुका था तो पुलिस ने बहुत प्रताड़ित किया दोनों को, पर वह अपना गुनाह कबूल ही नहीं कर रहे थे। पुलिस ने हर तरह से टॉर्चर किया दोनों को, पर दोनों ही इस बात पर अड़े रहे कि हमने कुछ नहीं किया। पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, पर जब पुलिस ने जांच की तो किसी भी संदिग्ध की जानकारी नहीं मिली। इसके अलावा जांच के दौरान यह भी पाया गया कि चार्ल्स के पास किसी तरह का संदिग्ध वित्तीय संकट था। उन्हें बड़ी रकम के कर्जे का सामना था और यही नहीं, उन्होंने एक जीवन बीमा पॉलिसी भी ली थी जिसकी राशि उनके मृतक पत्नी को मिलने वाली थी। पुलिस को अब यह संदेह होने लगा कि चार्ल्स ने अपनी पत्नी को जानबूझकर मारा था। उनका मकसद केवल लूटपाट का बहाना बनाना था ताकि हत्या को किसी और कारण से जोड़ सके। जब पुलिस ने गहन जांच की तो उन्होंने पाया कि चार्ल्स के पास कई ऐसे साक्ष्य थे जो इस हत्या को एक साजिश साबित करते थे। यह भी सामने आया कि उस दिन की घटनाओं में कई असंगत बातें थीं जिनका कोई जवाब चार्ल्स नहीं दे पाए थे। आखिरकार 1990 में चार्ल्स स्टुअर्ट ने टोबिन ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी जब उसे पता लग कि उसका सागा भाई मैथ्यू स्टुअर्ट पुलिस को सच्चाई बताने वाले हैं कि चार्ल्स ने ही अपनी पत्नी की हत्या की। और उनके भाई मैथ्यू स्टुअर्ट ने यह भी सच्चाई कबूल कर ली कि उसने बताया, मैंने भी अपने भाई की सबूत छिपाने में मदद की, और बताया कि उसने अपनी पत्नी को जानबूझकर मारा ताकि उसकी मौत से एक बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी मिल सके और वह अपने कर्जे को चुकता कर सके। मैथ्यू ने यह भी स्वीकार किया कि उसने मतलब उसके भाई चार्ल्स स्टुअर्ट ने लूटपाट का नकली बहाना तैयार किया और उन दो काले अफ्रीकन आदमियों को भी गलत आरोप में फंसवाया ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने वाले ही थे कि उसने अपनी जान खुद दे दी। चार्ल्स स्टुअर्ट पर हत्या का आरोप लगाया गया और अदालत में उसकी सुनवाई शुरू हुई। यह मामला बोस्टन में एक बड़े विवाद का कारण बना क्योंकि लोगों का मानना था कि इस हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश थी जिसे जानबूझकर रचा गया था। यह घटना समाज में यह भी सवाल उठाती है कि कब कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक परेशानियों और व्यक्तिगत संकटों से बाहर निकलने के लिए इतना कठोर कदम उठा सकता है। चार्ल्स स्टुअर्ट को अंततः दोषी ठहराया गया और उसे लंबी सजा मिली। कैरोल स्टुअर्ट मौत एक ऐसी घटना थी जिसने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हमें किसी घटना के असल कारणों को समझने के लिए गहराई से जांच करनी पड़ती है। यह केस न केवल एक मर्डर मिस्ट्री था बल्कि यह एक आर्थिक संकट और पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को भी उजागर करता है। इस केस ने यह भी दिखाया कि न्याय की प्रक्रिया कभी कभी धीमी होती है लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। इसने यह भी साबित किया कि हर घटना का एक और पहलू होता है और हमें हमेशा सतर्क रहकर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको इस केस की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल केस स्टडी विद अजय को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और मामलों के बारे में जानने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। धन्यवाद।